नहीं देने हुए स्विच ऑफ कर बोल रहा हूँ मुझे ढूंढे किस बात में कल हमने लास्ट ये प्रोग्राम आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें मैं आपको अभी सिर्फ डिफरेंट तरीके से मेथड्स को ओवरराइड करना सिखा रहा था, जिसमें मैंने पहली कंडीशन डिस्कस की थी जो डिट्टो सेम थी, वो सक्सेसफुल हो गई। दूसरे में मैंने सिर्फ इनके रिटर्न टाइप बदले थे, ये फेल हो जाती है। और फिर तीसरी कंडीशन में मैंने आपसे कहा था कि जेडीके 1.5 से आप केवल और केवल रिटर्न टाइप चेंज करके पेरेंट और चाइल्ड के फंक्शन के आप स्टिल मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आफ्टर सेटिस्फाइंग 3 कंडीशन, जिसमें से पहली कंडीशन मैंने कल आपको लिखवाई थी। वो कंडीशन ये थी कि दोनों फंक्शन जो पेरेंट और चाइल्ड दोनों के फंक्शंस के रिटर्न टाइप रेफरेंस होने चाहिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर नॉट अलाउड, ठीक। और फिलहाल दोनों के प्रिमिटिव हैं, एक प्रिमिटिव एक रेफरेंस, ये भी अलाउड नहीं होगा। दोनों फंक्शंस के रिटर्न टाइप कैसे होने चाहिए? रेफरेंस। और किसी भी फंक्शंस का रिटर्न टाइप रेफरेंस तभी होगा जब आप उस फंक्शन से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएंगे, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों फंक्शन से किन्हीं 2 क्लास के ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दूंगा तो दोनों के रिटर्न टाइप रेफरेंस हो जाएंगे। देखें कैसे। पहली कंडीशन हम ट्रू करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई को तो समय से 100 नंबर मिल गए हैं। पढ़ाई को समय से 100 नंबर मिल गए।
सी, मेरी जो तीसरी कंडीशन थी उसका पहला रूल था कि दोनों फंक्शंस के रिटर्न टाइप कैसे होने चाहिए, रेफरेंस। और मैंने अभी आपको बताया किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप तभी रेफरेंस होगा जब वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो जो पेरेंट का शो है, हमने वहां से एक ए क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया, न्यू ए। यहाँ एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना दिया क्योंकि हमने इसे रीयूज तो करना नहीं। तो होता क्या, रिटर्न तो रेफरेंस आईडी होगा ना, न्यू से ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर रेफरेंस आईडी कंस्ट्रक्टर में पास होगा, कंस्ट्रक्टर से रेफरेंस आईडी रिटर्न होगा जिससे रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, और फिर आप जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के किसी फंक्शन से रिटर्न करते हैं उसी क्लास का नाम आपको रिटर्न टाइप में फंक्शन के देना पड़ता है। ठीक, तो हमने अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन से ए क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया, तो रिटर्न टाइप कैसा हो गया, रेफरेंस। और दूसरे फंक्शन से बी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया। तो आप देख सकते हैं दोनों फंक्शंस के रिटर्न टाइप कैसे है, रेफरेंस। कोई भी प्रिमिटिव अलाउड नहीं है। ठीक, अब ये दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट अगर मैंने रिटर्न कराए हैं तो ये दो क्लासेस बनानी भी पड़ेंगी। नीचे मैंने दोनों क्लासेस को बना दिया और हमने अपना पहला रूल यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया है। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट और चाइल्ड के फंक्शन से रिटर्न टाइप डिफरेंट हो और उसके बावजूद भी फंक्शन ओवरराइडिंग हो जाए। हम ऐसा कर रहे हैं और उसके लिए हमने पहला रूल सेटिस्फाई कर दिया। अब आता है रूल नंबर 2। पहले लिखो रूल नंबर 2, द classes whose objects are returned the classes whose objects are returned the classes whose objects are returned from the parent class function and the child class function from the parent class function and from the child class function must be having a parent to child relationship. Must be having a parent to child relationship. Must be having Parent to child relationship. और आप देख सकते हैं मेरा दूसरा रूल कहता है जिन दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपने पेरेंट और चाइल्ड के फंक्शन से रिटर्न कराए थे, जिन दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपने पेरेंट और चाइल्ड के फंक्शन से रिटर्न कराए थे उनके बीच में भी पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप होनी चाहिए। बना दी मैंने, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। गॉट इट? चलो अब आती है रूल नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, नॉट रूल। कंडीशन नंबर 3 लिखो पहले। लिखो द पेरेंट क्लास फंक्शन मस्ट रिटर्न the parent class function must return other parent class object the parent class function
must return other parent class object. And child class function and child class function must return and child class function must return other child class object. तो तीसरी कंडीशन क्या कहती है? जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है वो अदर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराए, जो ऑलरेडी कर रहा है। जो चाइल्ड क्लास का फंक्शन है वो अदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा दे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप इसे अगर चलाते हैं t1.show तो आपको चाइल्ड का शो चलता हुआ नजर आएगा, बकायदा उससे बी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जिसे मैंने कैच नहीं किया, वो रेफरेंस आईडी लॉस्ट हो जाएगा। बट हमारा फंक्शन ओवरराइट हो गया और आप सुपर लगा के यहां से पेरेंट के फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो देख सकते हैं आप दोनों फंक्शंस के रिटर्न टाइप अलग अलग हैं, एक का ए है एक का बी है, और उसके बावजूद भी फंक्शन ओवरराइडिंग सक्सेसफुली हो रही है। और यही हमारा टारगेट भी था। यही हम चाहते भी थे। अब इसी कंडीशन नंबर 3 को मैं फिर से सेटिस्फाई करूंगा विदाउट टेकिंग दीज 2 एक्स्ट्रा क्लासेस। कैसे? ये मैंने दोनों एक्स्ट्रा क्लासेस हटा दी। ये देखिए, अभी भी ये तीनों रूल सेटिस्फाइड होते हैं। पहला रूल कहता था कि दोनों फंक्शंस के रिटर्न टाइप रेफरेंस होने चाहिए, तो आप देख लो अभी भी पेरेंट और चाइल्ड दोनों के फंक्शन किन्हीं 2 क्लास के ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं। वो बात अलग है, वो अपने ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं, बट रिटर्न टाइप तो रेफरेंस ही है ना, क्योंकि किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप रेफरेंस तभी होता है जब वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और यहाँ पर ऐसा बाकायदा हो रहा है, दोनों के दोनों अपनी ही क्लासेस के ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं, इससे दोनों के रिटर्न टाइप रेफरेंस हो गए। फिर क्योंकि दोनों अपनी अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं और दोनों में पहले से ही पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप है, तो दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा रूल कहता है कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, पेरेंट क्लास अब पेरेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है, चाइल्ड क्लास चाइल्ड का रिटर्न कर रही है। अभी भी ये प्रोग्राम चल जाएगा और आपको चाइल्ड आउटपुट नजर आ जाएगी।
तो विद 2 एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप इसे यूज कर सकते हैं, विदाउट 2 एक्स्ट्रा क्लासेस भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक, और ये कंडीशन आगे हमें काफी यूजफुल साबित होगी जब हम जावा से बहुत सारे ऐसे मेथड्स को लेके ओवरराइड करेंगे, ऐसे मेथड्स को जो किसी ना किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते होंगे। तो जब भी हम ऐसे मेथड्स को अपनी क्लास में ओवरराइड करेंगे तब हमें इस कंडीशन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सर जो ये जब हम मतलब रिटर्न कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हाँ, तो हम उसे कहीं कैच नहीं कर रहे हैं। जरूरत नहीं है ना, हमें तो केवल फंक्शन चलता हुआ देखना है बिटिया। जरूरत पड़ेगी तो कैच कर लो, मैंने लिखवाया था कि फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को कैच करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये एनोनिमस माना जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मतलब ये बेटा है ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट, ये देखो बिटिया एनोनिमस तो है। ठीक है। हमारा तो मेन पर्पस अभी क्या है, मेन पर्पस है कि चाइल्ड फंक्शन चलता हुआ नजर आ जाए। हमें रिटर्न वैल्यू की जरूरत है तो यहाँ बेस बी चाइल्ड करके कैच कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, फिलहाल हमें अभी जरूरत नहीं ना बेटा, इसलिए हम कैच नहीं कर रहे, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल कैच कर लेंगे। फिलहाल तो मेन ये पर्पस था कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों के फंक्शन के रिटर्न टाइप अलग अलग हों और फंक्शन ओवरराइड हो जाए, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ कभी अलाउड नहीं होते। वो पर्पस हमारा सॉल्व हो गया बेटे अच्छे से। ठीक, ओके सर। चलो बेटे अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 4, चौथे तरीके से फंक्शंस को ओवरराइड करना सिखाएंगे और इसमें मैं चेक करना चाहूंगा दोनों के एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, पेरेंट का फंक्शन पब्लिक बना दूं, चाइल्ड का प्राइवेट बना दूं, या चाइल्ड का पब्लिक बना दूं, पेरेंट का प्रोटेक्टेड बना दूं, तो क्या होगा। डिट्टो डिट्टो तो अलाउड है, पब्लिक पब्लिक तो अलाउड है, मगर डिफरेंट कर दूं तो क्या होगा। अब मैं जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं कि फंक्शन ओवरराइडिंग में एक्सेस मॉडिफायर्स कोई रोल अदा करते हैं या नहीं। जबकि मैंने आपको ये बड़े अच्छे समझाया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग में एक्सेस मॉडिफायर्स कोई रोल प्ले नहीं करते, ये नोट्स आपके पास प्रॉपरली लिखे हुए। अब सेम चीज मैं यहां पर भी चेक करना चाहता हूं। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट को लेके कहानी सुनाता हूं, क्योंकि प्राइवेट को लेके फंक्शन ओवरराइडिंग कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं प्राइवेट इनहाइट तो होते ही। अब जो चीज इनहाइट नहीं होगी तो आप उसे ओवरराइड कैसे करेंगे, और ये प्राइवेट वाली कंडीशन सबसे ज्यादा आपसे पूछते हैं। चलो अब हम इसे नॉर्मल बना लेते हैं अपने फंक्शन को। मैं पेरेंट के प्राइवेट फंक्शन को चाइल्ड में ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर ये प्राइवेट वाली कंडीशन पूछ लेते हैं, क्योंकि कोई प्राइवेट फंक्शन को लेके ओवरराइडिंग डिस्कस नहीं करता है, दैट्स व्हाई। ये देखो अब क्या होगा कि अगर हम पेरेंट के प्राइवेट फंक्शंस को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं तो क्या ये कंपाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या हम प्राइवेट फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोचो बताओ आप लोग, क्या ये कंपाइल हो जाना चाहिए, क्या ये एग्जीक्यूट चाइल्ड के अंदर से शो हो जाना चाहिए, या इट्स अ कंपाइलेशन एरर। हो जाना चाहिए सर। हो जाएगा। तो हो और जाएगा। कोई, यानी कि प्राइवेट फंक्शन ओवरराइड हो जाएंगे। यस सर। हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं कर गए कुछ। सर मतलब अपना चलाएगा ना वो। ओवरराइड हो गया। सर आपने बोला था ना चलो चल जाएगा बेटा, बिल्कुल चल जाएगा। और जैसे आप C1 डॉट शो करोगे चाइल्ड आउटपुट भी आ जाएगी।
अब देखने में तो ये ऐसा ही लग रहा है जैसे प्राइवेट फंक्शन ओवरराइड हो गया हो, नहीं ओवरराइडिंग नहीं हुई, ये चल जरूर जाएगा। ठीक है, अब ये चला कैसे ये भी देख लेते हैं। ओवरराइडिंग नहीं हुई है क्योंकि अगर मैं यहां सुपर लगाता हूं और इसको चलाऊंगा तो कंपाइलेशन एरर, और क्योंकि सुपर से पेरेंट का नहीं चल पा रहा इसका मतलब ओवरराइडिंग नहीं हो रही, बट ये चल जाता है। क्यों चल जाता है, हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं भाई। देखो भाई, जब हम छोटे बच्चे थे स्कूल के अंदर रेस में भाग लेते थे, और हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हमने जब जब रेस में भाग लिया है हमेशा फर्स्ट आए हैं, हम कभी सेकंड नहीं आए। पता उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि हम रेस में अकेले भाग लेते थे, समझे क्या। और अगर आप रेस में अकेले ही दौड़ेंगे तो फिर फर्स्ट ही आएंगे, सेकंड आने का तो मतलब ही उठता। बस ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर होगी। बेटा प्राइवेट फंक्शन नीचे तो आया ही नहीं, अब नीचे जब चाइल्ड प्राइवेट आया ही नहीं तो चाइल्ड उसके जैसा कैसा ही बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीटर तो है ही नहीं ना, जब मैं अकेला दौड़ूंगा कोई कंपटीटर तो है ही नहीं, तो स्लो दौड़ू या फास्ट दौड़ू क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई कंपटीटर तो है ही नहीं बेटा। आ गई मेरी बात समझ में। तो प्राइवेट फंक्शन तो नीचे इनहाइट होते ही नहीं, तो याद रखो अगर पेरेंट का फंक्शन प्राइवेट है तो चाइल्ड उसके जैसा प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट सब बना सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर वाला तो नीचे आया ही नहीं। बट हाँ, दिस इज नॉट फंक्शन ओवरराइडिंग, ये फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं होती है बेटे, हमेशा याद रखें। गॉट इट। तो प्राइवेट को लेके अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे अक्सर कंपाइलेशन एरर बोल देते हैं। वो कहते हैं प्राइवेट को ओवरराइड कर दो, प्राइवेट तो कभी ओवरराइड हो ही नहीं सकते, वो तो नीचे आते ही नहीं, एरर हो जाएगी। तो ओवरराइड नहीं हुए वो बात अलग है, लेकिन ये इसका पर्सनल अपना शो हो गया कि ऊपर वाला तो आया ही नहीं, तो क्या दिक्कत है, पर्सनल तो जैसा मर्जी क्या बना रहे। ठीक, तो ये तो थी प्राइवेट की कहानी। अब हम इनके मॉडिफायर्स बदल देते हैं। इसे मैंने कहा पब्लिक, इसे मैंने बोला प्रोटेक्टेड। अब क्या होगा, क्योंकि अब वो पब्लिक है अब तो वो नीचे आएगा ही आएगा, प्राइवेट को छोड़ के तो हर केस में नीचे आ जाता है। अब क्या होगा, ठीक है, क्या अब ये कंपाइल होगा या नहीं होगा। अब इसका कुछ रूल है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा अच्छे से। सुनो, जावा ने अपने इन 4 मॉडिफायर्स को पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट इनको कैटेगराइज किया है स्ट्रॉन्गर टू वीकर की कैटेगरी में। ठीक है, जावा ने अपने इन चारों के चारों मॉडिफायर्स को कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू वीकर टू स्ट्रॉन्गर की कैटेगरी में। देखो कैसे, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है पब्लिक, उससे जो वीकर है वो है प्रोटेक्टेड, उससे वीकर है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट लगाना मत, जब कुछ नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है वो। और चौथा है प्राइवेट। ठीक, तो जावा ने अपने इन चारों मॉडिफायर्स को स्ट्रॉन्गर टू वीकर की कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। अब रूल क्या है,
इसे मान लेते हैं पेरेंट क्लास। इसे मान लेते हैं चाइल्ड क्लास। अगर पेरेंट का एक्सेस मॉडिफायर स्ट्रॉन्गर है और चाइल्ड का वीकर, नॉट अलाउड, कंपाइलेशन एरर है। लेकिन पेरेंट का एक्सेस मॉडिफायर वीकर है और चाइल्ड का स्ट्रॉन्गर, दिस इज अलाउड। दिस इज अलाउड। तो स्ट्रॉन्गर टू वीकर अलाउड नहीं होता, बट वीकर टू स्ट्रॉन्गर अलाउड होता है। ठीक, ऐसे कहानी। तो बताइए हमारी वाली कंडीशन में क्या अलाउड होगा या नहीं होगा? देखो, नहीं तो होगा। कंपाइल होना चाहिए, नो नहीं होना सर, चाहिए? नो सर। बिल्कुल, नहीं होगा इट्स अ सर। कंपाइलेशन No, sir. एरर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, इट्स अ कंपाइलेशन एरर। वाइस वर्सा कर दो, पेरेंट का प्रोटेक्टेड कर दो, चाइल्ड का पब्लिक कर दो, फर्स्ट क्लास चल जाता है। यानी कि यहाँ एक्सेस मॉडिफायर्स भी अच्छा खासा रोल अदा करते हैं, रिटर्न टाइप भी अच्छा खासा रोल अदा करता है। तो ये था चौथे तरीके से मैंने आपको फंक्शंस को ओवरराइड करना सिखाया। पहला डिक्टो सेम था, दूसरे में रिटर्न टाइप बदला, फेल हो गया, तीसरे में रिटर्न टाइप चेंज करके मैंने ओवरराइड करना सिखाया, चौथे में मैंने बात करी मॉडिफायर। अब हम बात करेंगे स्टैटिक मॉडिफायर की। पेरेंट का फंक्शन स्टैटिक है, चाइल्ड का नॉन स्टैटिक है, चाइल्ड का स्टैटिक है, पेरेंट का नॉन स्टैटिक है, या दोनों स्टैटिक है। अब क्या होगा? ठीक, लेट्स सी। मान लेते हैं हमने पेरेंट का भी फंक्शन स्टैटिक बना दिया और चाइल्ड का भी। ये पांचवी कंडीशन होगी। और याद रखना, अभी हम सिर्फ डिफरेंट तरीके से फंक्शंस को ओवरराइड करना सीख रहे हैं। अभी हमने ओवरराइडिंग से कोई दूर दूर तक डायनेमिक बाइंडिंग अचीव नहीं की है, मेक इट क्लियर। और ना ही इसकी नीड पैदा करी कि डायनेमिक बाइंडिंग की हमें जरूरत कहां पड़ती है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना? अब यहाँ तीन कंडीशन आती है, चेक कर लेते हैं। अगर पेरेंट का फंक्शन स्टैटिक है और चाइल्ड का नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस, एक ही बात होती है बेटा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इंस्टेंस ही होते हैं। तो अगर पेरेंट का फंक्शन स्टैटिक बनाओगे, बाकी सब कुछ सेम रखोगे, और चाइल्ड का फंक्शन नॉन स्टैटिक, नॉट अलाउड, कंपाइलेशन एरर। पेरेंट का फंक्शन नॉन स्टैटिक, चाइल्ड का स्टैटिक,
not allowed. Not allowed. Static. Static. Like this. ये अलाउड है. अगर पेरेंट का फंक्शन स्टैटिक है, चाइल्ड का भी स्टैटिक है, दिस इज अलाउड. बट दिस इज नॉट फंक्शन ओवरराइडिंग. दिस इज नोन एज फंक्शन हाइडिंग. और ये आ गया हमारा ऊप्स का आज 5वां कॉन्सेप्ट. लिखो जल्दी से रूल. लिखो. Whenever a parent class and a child class whenever a parent class and a child class both are having a same static function, लिखो बेटे. Whenever a parent class and a child class both are having a same static function, whenever a parent class and a child class both are having a same static function, then this concept is known as function hiding. तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम फंक्शन हाइडिंग बोलते हैं. तो ये आ गया हमारा ऊप्स का 5वां कॉन्सेप्ट. पहला मैंने आपको पढ़ाया था डेटा शेडोइंग, फिर डेटा हाइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग एंड फंक्शन हाइडिंग. स्टैटिक फंक्शंस कभी भी ओवरराइड नहीं होते हैं बेटा, क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं होता. ये ऑब्जेक्ट के पार्ट ही नहीं होते. ये तो कहीं पर भी क्लास के नाम से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं. ठीक. तो ये थी हमारी 5वीं कंडीशन. अब चलते हैं हम 6ठी कंडीशन की तरफ. लास्ट. फाइनल मॉडिफायर. अगर पेरेंट ने अपने फंक्शन को फाइनल बना दिया है तो फिर चाइल्ड क्लास उस फंक्शन को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता.
ठीक है, याद रखना, फाइनल फंक्शंस कैन नॉट बी ओवररिडन। ठीक, तो एक छोटा सा रूल लिख लीजिए इसके बारे में भी। इफ अ पेरेंट क्लास हैज मेड एनी फंक्शन फाइनल, if a parent class has made any function final, then it cannot be overridden by the child class. ठीक, तो चाइल्ड इसे ओवरराइड नहीं कर सकता। अभी तक मैंने आपको डिफरेंट तरीके से सिर्फ फंक्शंस को ओवरराइड करना सिखाया और कुछ नहीं किया। और अब हम फंक्शंस को ओवरराइड करने के बाद उससे डायनेमिक बाइंडिंग को अचीव करेंगे। और जब आप डायनेमिक बाइंडिंग अच्छे से सीख जाएंगे तब मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि वो ऐसी कौन सी रियल टाइम सिनेरियो आएगा जहां पर आपको फंक्शंस को ओवरराइड करना पड़ता है। फिलहाल आप सब कुछ ठीक ठीक बना देते हैं। void show। child should ये तो गई सक्सेसफुली फंक्शन ओवरराइड। ठीक, और अब हमें इससे अचीव करनी है डायनेमिक बाइंडिंग। ये बना लेते हैं मेन फंक्शन और इसके अंदर अब हम अचीव करेंगे डायनेमिक बाइंडिंग। देखो, डायनेमिक बाइंडिंग तब मानी जाएगी बेटा, अभी क्या हो रहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये वाला काम हो रहा है। अगर आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और उससे शो चलाओगे तो बेस वाला चलेगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उससे शो चलाओगे तो चाइल्ड वाला चलेगा। डायनेमिक बाइंडिंग हमें तब होते हुए नजर आएगी कि पेरेंट और चाइल्ड के अंदर सेम फंक्शन है और जब हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से शो फंक्शन चलाएं तो हमारा जेवीएम रन टाइम पे डिसाइड करे कि कब मुझे पेरेंट वाला शो चलाना है, कब मुझे चाइल्ड वाला। अभी तो हमेशा चाइल्ड वाला ही चलेगा। ठीक, अभी तो हमेशा चाइल्ड वाला ही चलेगा। तो होना क्या चाहिए कि जब चाइल्ड पेरेंट के फंक्शंस को ओवरराइड कर दे तो हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से जब शो चलाएं तो कभी पेरेंट कभी चाइल्ड, कभी पेरेंट कभी चाइल्ड, यानी कि दिस डिसीजन शुड बी टेकन एट रन टाइम। यानी कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से कौन से फंक्शन को बाइंड करना है, पेरेंट के फंक्शन को बाइंड करना है या चाइल्ड के फंक्शन को बाइंड करना है। ठीक, दिस डिसीजन शुड बी टेकन एट रन टाइम। इसे हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। अभी क्या हो रहा है,
चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हमेशा चाइल्ड वाला ही चल रहा है। सो अगर आप चाहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग करने के बाद उससे डायनेमिक बाइंडिंग को अचीव करना, तो आपको एक कंडीशन ट्रू करनी पड़ती है, तभी आप डायनेमिक बाइंडिंग को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये UPS का एक प्रिंसिपल है, एक कंडीशन है, ठीक, जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं रेफरेंस वेरिएबल्स के टर्म्स में। अगर मैं आपको C++ पढ़ा रहा होता तो पॉइंटर्स के टर्म्स में लिखवा देता, ठीक। लिखिए जल्दी से, लिखो द रेफरेंस आईडी of a child class object the reference ID of a child class object can be put the reference ID of a child class object can be put into the reference variable of parent class. The reference ID of a child class object can be put into the reference variable of parent class. But vice versa is not true. But vice versa is not true. But vice versa is not true. And this concept is known as upcasting. And this concept is known as upcasting. ठीक, और ये आया हमारे पास UPS का छठा कॉन्सेप्ट। चलिए, जो मैंने आपको समझाया, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, क्या बोले सर? अपकास्टिंग बेटा, अपकास्टिंग। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अपकास्टिंग। ठीक, चलिए देखें, बेस B इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक, और इसे हम कहते हैं अपकास्टिंग। दिस इज नोन एज upcasting, ठीक। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू का मतलब ऐसा कभी नहीं करना। दिस इज नॉट अलाउड। ठीक, तो जब तक आप अपकास्टिंग नहीं करोगे तब तक आप डायनेमिक बाइंडिंग का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक। और अगर मैं आपको C++ पढ़ा रहा होता तो यही रूल मैं पॉइंटर्स के टर्म्स में लिखवाता। मैं आपसे कहता चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पेरेंट क्लास के पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में रखा जा सकता है, ठीक। तो जब तक आप अपकास्टिंग नहीं करेंगे आप डायनेमिक बाइंडिंग नहीं कर सकते।
अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाइल्ड में होगा तो हमेशा चाइल्ड का चलेगा, पेरेंट के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अगर पेरेंट में होगा तो भी हमेशा पेरेंट का ही चलेगा ना। अब हो गया है मामला ब्रिटानिया 50-50। अब अगर मैं यहां लिख दूं बी डॉट शो, तो ये वो कंडीशन है जहां पर कंपाइलर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि वो अगर कंपाइल टाइम बाइंडिंग करे तो किसके फंक्शन के साथ, पेरेंट के साथ या चाइल्ड के साथ। और इस सिचुएशन में कंपाइलर कभी भी कंपाइल टाइम बाइंडिंग नहीं करता। ठीक, क्योंकि अगर वो इस समय शो फंक्शन को पेरेंट के साथ बाइंड करने जाएगा तो चाइल्ड कहेगा ऑब्जेक्ट मेरा है, मेरे से बाइंड करो। और अगर वो चाइल्ड वाले फंक्शन से बाइंडिंग करेगा तो पेरेंट कहेगा भाई साहब रेफरेंस वेरिएबल मेरा है, मेरे से बाइंड कर। तो यहां मामला अब ब्रिटानिया 50-50 वाला हो गया है। ठीक है जनाब, तो ये वो सिचुएशन है जहां कंपाइलर फेल हो जाता है और कहता है भाई मैं बाइंडिंग नहीं करूंगा, मुझे तो दोनों मारते हैं। वैसे तो हमारी जावा में कंपाइल टाइम बाइंडिंग नहीं होती, बट जिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा होता है वहां पर इस सिचुएशन में कंपाइलर कभी भी बाइंडिंग नहीं करता। उसे नहीं समझ में आता कि इसे पेरेंट से बाइंड किया जाए या चाइल्ड से, क्योंकि एक का ऑब्जेक्ट है एक का रेफरेंस है। तो ठीक है, कंपाइलर बाइंडिंग तो नहीं करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, मगर आपको यह भी तो पता था कि हाँ कंपाइलर फंक्शन का एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस तो चेक करने जाएगा नहीं जाएगा। अब यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है, आपने जब अपकास्टिंग कर दी और ये शो फंक्शन कॉल किया तो हमारा कंपाइलर इस शो को बेस फंक्शन में जाके चेक करेगा, बेस की क्लास में या चाइल्ड की। तो हम अपकास्टिंग के बाद पहले कंपाइलेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे रन टाइम प्रोसेस। तब आपको फीलिंग आएगी यहां सच में बाइंडिंग कैसी हो रही है, रन टाइम पे हो रही है। ठीक है, चलो जरा पहले हम डिस्कस करते हैं अपकास्टिंग के बाद का कंपाइलेशन प्रोसेस। होता क्या है, एक रूल है कि जिस भी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल होगा हमेशा फंक्शन का एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस उसी क्लास के अंदर चेक की जाएगी। और आप बताइए रेफरेंस वेरिएबल इस समय किसका है, पेरेंट का है। इसी वजह से ये कंपाइल टाइम पे इसे चेक करने कहां जाएगा, पेरेंट के अंदर ही चेक करने जाएगा। अगर मिल गया तो कंपाइल करेगा, नहीं मिला तो फिर वो कंपाइलेशन एरर दे देगा। ठीक, याद रखना हमेशा अगर आपने अपकास्टिंग कर दी है तो आप पेरेंट के वेरिएबल से जो भी फंक्शन को कॉल करोगे वो हमेशा पेरेंट के ही क्लास में जाके चेक करेगा कंपाइल टाइम पे। वो कंपाइल टाइम पे चाइल्ड में झांक कर भी नहीं देखेगा कि ये फंक्शन है या नहीं। लेकिन ये सारे रूल आते हैं अपकास्टिंग के करने के बाद के, और इस चीज को हम बड़ी आसानी से साबित भी कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे साबित कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, बेस में से ये शो फंक्शन हटा देता हूं। अब मैंने अपकास्टिंग करी और शो चलाया, तो अगर ये चाइल्ड में चेक करने जाता तो हमेशा कंपाइल कर देता, क्योंकि चाइल्ड के अंदर तो ये मौजूद है। बट दिस इज अ कंपाइलेशन एरर। आपको एक कंपाइलेशन एरर मिल जाएगी कि शो फंक्शन इज नॉट फाउंड इन अ बेस क्लास। शो फंक्शन इज नॉट फाउंड इन अ बेस क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, ये चेक करने भी कहां जा रहा है, बेस में ही जा रहा है। क्योंकि अगर चाइल्ड में जाता कास्टिंग करने के बाद तो चाइल्ड में तो ये फंक्शन मौजूद है बेटा, तो कंपाइलेशन एरर आने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। ठीक, अब हटा दें। अब मैं इस चीज को एक और तरीके से साबित करके दिखा रहा हूं कि जब भी आप अपकास्टिंग कर देंगे और पेरेंट के वेरिएबल से जिस भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमेशा उसे जाके पेरेंट क्लास में ही चेक करेगा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वो कंपाइल टाइम पे चाइल्ड में झांक के भी नहीं देखेगा कि सेम नाम का फंक्शन है या नहीं है।
ठीक इसी चीज को मैं एक और तरीके से आपको साबित करके दिखाता हूं। मैंने चाइल्ड का अपना एक पर्सनल फंक्शन बनाया, डिस्प्ले। पर्सनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द पेरेंट। और अब कास्टिंग करने के बाद हमने इस बी पे चला दिया डिस्प्ले, और अगेन इसने फिर हमें कंपाइलेशन एरर दे दी। ठीक, फिर से इसने कहा कि डिस्प्ले इज नॉट फाउंड इन अ बेस क्लास, यानी कि अगर आप एक बार कास्टिंग कर देंगे तो पेरेंट के वेरिएबल से जो भी फंक्शन कॉल करोगे वो हमेशा पेरेंट क्लास में ही चेक करेगा कंपाइल टाइम पे। अभी मैं सिर्फ कंपाइल टाइम प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूं बेटा, अभी मैं आप कास्टिंग के बाद का रन टाइम प्रोसेस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मेक इट क्लियर, आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक, तो फिलहाल अब हम इसे चला लेते हैं शो को वापस, और एक प्यारा सा रूल लिखिए जल्दी से उप्स का। लिखो देखो, इफ यू हैव डन अपकास्टिंग मैंने कहा इफ यू हैव डन अपकास्टिंग देन you cannot access then you cannot access the personal method then you cannot access the personal method of a child class by the reference variable of a parent class. तो हमने आपको लिखवाया इफ यू हैव डन अपकास्टिंग देन यू कैनॉट एक्सेस द पर्सनल मेथड्स ऑफ अ चाइल्ड क्लास बाय द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ अ पेरेंट क्लास। ठीक, तो ये तो हुआ कंपाइल टाइम प्रोसेस, जहां पर मैंने आपको बड़े अच्छे से ये चीज साबित करके दिखा दी कि आप कास्टिंग करने के बाद जो भी फंक्शन आप पेरेंट के वेरिएबल पे कॉल करोगे वो हमेशा पेरेंट क्लास में ही जाके चेक किया जाएगा। वो कभी भी कंपाइल टाइम पे चाइल्ड में जाके नहीं सर्च करेगा कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब देखें रन टाइम पे क्या होगा। अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे
तो जेवीएम भी नोटिस करेगा कि यार वेरिएबल तो पेरेंट का है, तो वो भी सोचता है कि यार चलो पेरेंट में जाके चेक करता हूं, लेकिन जेवीएम ये चीज चेक करता है कि ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का। क्योंकि ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का है, इसलिए जेवीएम रन टाइम पे चाइल्ड क्लास में झांक के देखता है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर रन टाइम पे जेवीएम को चाइल्ड के अंदर सेम फंक्शन मिल जाता है तो वो चाइल्ड वाला चला देता है, और अगर नहीं मिलता है तो वो पेरेंट वाला चला देता है। इसका मतलब इस समय चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला चला। ठीक, तो रन टाइम पे चला किसका, चाइल्ड वाला, यानी कि मेथड ओवरराइड हुआ है या नहीं हुआ है। दिस कंडीशन इज ऑलवेज चेक्ड एट रन टाइम। अब आप फील कीजिए, गहरी सांस लेके फील कीजिए कि बाबूजी चेक करने कहां गए थे, पेरेंट के पास, जबकि मेथड किसका चला दिया, चाइल्ड वाला। इसका मतलब जब वो पेरेंट के पास गए थे तो वहां बाइंडिंग करके नहीं आए। अगर वो उस समय बाइंडिंग कर देते तो फिर पेरेंट वाला ही मेथड चलता, जबकि चला कौन सा है बेटे, चाइल्ड वाला। इसका मतलब बाइंडिंग कब हुई है, रन टाइम पे। फील इट। इसीलिए तो मैंने आपको कंपाइल टाइम प्रोसेस अपकास्टिंग का डिस्कस किया था कि वो चेक करने जा रहा था पेरेंट के अंदर एग्जैक्ट मैच भी और यूनिकनेस भी, और चलाता है चाइल्ड वाला। इसका मतलब जब वो चेक करने गया कंपाइल टाइम पे तो उसने वहां जाके चेक, ये चीज नहीं चेक करी। ठीक, उसने डायनेमिक बाइंडिंग वहां जाकर नहीं करी। अगर वो उस समय पे अगर वो एग्जिस्टेंट बाइंडिंग कर देता तो फिर तो पेरेंट वाला चलता। मतलब यहां कंपाइल टाइम बाइंडिंग नहीं हुई, क्योंकि चेक हो रहा है पेरेंट क्लास में और चलाया जा रहा है चाइल्ड क्लास का फंक्शन। ठीक, आगे मेरी बात समझ में। तो यहां पर आप फील कर सकते हैं सच में डायनेमिक बाइंडिंग हो रही है कि फंक्शन ओवरराइड हुआ है या नहीं हुआ है। दिस कंडीशन इज चेक्ड एट रन टाइम। तो रन टाइम पे जेवीएम डिसीजन ले रहा है कि कब मुझे पेरेंट वाला फंक्शन चलाना है और कब मुझे चाइल्ड वाला। अगर चाइल्ड ने ओवरराइड कर दिया तो चाइल्ड वाला, अगर चाइल्ड ने ओवरराइड नहीं किया तो पेरेंट वाला। आगे कहानी समझ में सबको अच्छे से। और ये ऊप्स का एक हार्ड कोर प्रिंसिपल है कि अगर चाइल्ड ने पेरेंट के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हमेशा चाइल्ड का ही फंक्शन चलेगा, चाहे आप उसका रेफरेंस पेरेंट में रखो या आप उसका रेफरेंस चाइल्ड में रखो। ठीक है साहब, जबकि यही काम तो मैं चाइल्ड सी न्यू चाइल्ड करके भी कर सकता हूं, तब भी ये शो चल जाएगा। तो यार पेरेंट में रखने की जरूरत क्या है, बस यही तो कंडीशन बतानी है। यही तो वो प्रॉब्लम में आएगा कि कब हमें चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट में रखना पड़ता है। क्योंकि अगर यही काम करना है तो चाइल्ड सी न्यू चाइल्ड कर लो तब भी चाइल्ड वाला चल जाएगा, और चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट में रखते हो तब भी चाइल्ड वाला चल रहा है। तो यार पेरेंट में रखने की जरूरत क्या है, ये कंडीशन अभी मैंने नहीं पढ़ाई है। यही तो आएगी वो प्रॉब्लम में, यही तो सारी कहानी होगी जहां आप डिसाइड करोगे कि कब मुझे रियल टाइम एप्लीकेशन बनाते वक्त फंक्शंस को ओवरराइड करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि अगर आपने अपकास्टिंग कर दी है तो फिर आप पेरेंट के फंक्शन वेरिएबल से जो भी फंक्शन चलाएंगे, अगर चाइल्ड ने ओवरराइड कर दिया तो चाइल्ड वाला चलेगा, और अगर चाइल्ड ने ओवरराइड नहीं किया है तो पेरेंट वाला एग्जीक्यूट हो जाता है ऑलवेज। ठीक, ये तो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है कि अगर चाइल्ड ने ओवरराइड कर दिया तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हमेशा चाइल्ड का चलेगा, चाहे रेफरेंस पेरेंट में रखो चाहे रेफरेंस चाइल्ड में रखो। ठीक, वो हमेशा चाइल्ड का चलाएगा अगर ओवररिडन हो गया है। तो इस रूल को लिख लीजिए, लिखिए, इफ अ चाइल्ड क्लास हैज ओवररिडन if a child class has overridden the parent class method, if a child class has overridden the parent class method, then
then via child class object then via child class object then via child class object always the overridden method is called. Always the overridden method is called. Hardly matters whether the reference ID of a child class object hardly matters whether the reference ID of a child class object is kept hardly matters whether the reference ID of a child class object is kept the reference ID of a child class object is kept into the reference variable of child class or into the reference variable of parent class. ठीक, तो अगर चाइल्ड ने कभी भी पेरेंट के नहीं सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। लिख लो, दोबारा बोल देता हूँ बेटा। इफ अ चाइल्ड क्लास हैज overridden if a child class has overridden the parent class method. If a child class has overridden the parent class method, then via child class object, always the overridden method is called. Always the overridden method is called. Hardly matters whether the reference ID of a child class object is kept into the reference variable of child class or into the reference variable of parent class. ठीक, तो अगर एक बार चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर दिया तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हमेशा चाइल्ड का ही मेथड चलेगा, चाहे उसका रेफरेंस पेरेंट में रखो चाहे उसका रेफरेंस चाइल्ड में रखो। ये रूल मैंने अभी समझाया है, लेकिन अभी ये नहीं बताया है कि हम चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के वेरिएबल में कब रखते हैं या क्यों रखते हैं। ये कंडीशन अभी मैंने डिस्कस नहीं करी, जो मैं अभी करूंगा।
ठीक। और यहां मैंने आपको डायनेमिक बाइंडिंग होते हुए दिखाई, फील कराया कि जब इस कंडीशन में चेक करने गए थे तो पेरेंट क्लास के पास गए कंपाइलेशन टाइम पे, जबकि चला दिया चाइल्ड वाला। इसका मतलब जब वो कंपाइलेशन टाइम पे एग्जिस्टेंस चेक करने गए थे तो तब बाइंडिंग करके नहीं आए, क्योंकि अगर उस समय बाइंडिंग हो जाती तो हमेशा पेरेंट वाला चलता है। तो चेक होता है पेरेंट के अंदर, चलता वाला है चाइल्ड में। फिर तो आप आसानी से ये फील कर सकते हैं कि बाइंडिंग हमेशा रन टाइम पे हो रही है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कंडीशन नहीं बताई है। अब लेट अस सपोज हमें चाइल्ड का डिस्प्ले मेथड चलाना है, लेकिन चाइल्ड का रेफरेंस तो पेरेंट के पास है, उस पर तो आप चला नहीं सकते। या तो चाइल्ड का नया ऑब्जेक्ट बनाओ, नहीं हमने पिछले वाले पे ही चलाना है। तो फिर जावा ये कहता है कि अगर आपने अब कास्टिंग कर दी है, अगर आपने चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के वेरिएबल में रख दिया है, तो आप जब चाहो उसकी एक कॉपी वापस चाइल्ड में भी ला सकते हो। और ये प्रोसेस कहलाता है डाउन कास्टिंग। और ये है ऊप्स का 7वां कॉन्सेप्ट। करके दिखाते हैं। अब चाइल्ड का रेफरेंस वापस चाइल्ड में आ जाएगा बेस से, उसकी एक कॉपी। और आप तो जानते हैं एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हजारों रेफरेंस वेरिएबल में रखा जा सकता है। और अब हम इस सी पे डिस्प्ले चला सकते हैं। लाइक दिस। और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा डाउन कास्टिंग। दिस इज नोन एज डाउनकास्टिंग, 7th कॉन्सेप्ट। अब पूरी जावा आपकी इस अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ठीक, तो टोटल हो गए 7 कॉन्सेप्ट। 2 तो हमारे डेटा मेंबर से रिलेटेड, डेटा शेडोइंग एंड डेटा हाइडिंग। 3 फंक्शन से रिलेटेड, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग एंड फंक्शन हाइडिंग। और फिर एक अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। तो अगर थोड़े से पढ़ने वाले बच्चे हो, लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, वैसे उम्मीद कम है, तो आप अपने रजिस्टर, वैसे मैंने कहा था शुरू में 2 रजिस्टर बना लेना। उसमें अगर आप ये 7 कॉन्सेप्ट एक साथ लिख देंगे तो ऊप्स को ब्रश अप करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक, अब इसी में थोड़ा सा अभी आगे भी बढ़ते हैं और फिर मैं वो कंडीशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। व्हेन टू ओवरराइड अ फंक्शन, व्हेन टू अपकास्टिंग, डाउनकास्टिंग, ये सब रूल क्यों आए, किस सिनेरियो में आपको ये सब करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने अपकास्टिंग कर दी और साथ साथ डेटा हाइडिंग भी कर दी। और अब अगर मैं लिखता हूं b.x, अपकास्टिंग करने के बाद अगर डेटा मेंबर एक्सेस करता हूं, तो बताइए डेटा मेंबर किसका एक्सेस होना चाहिए, पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला। अब कास्टिंग करने के बाद जब हमने फंक्शन चलाया तो वो तो प्रायोरिटी चाइल्ड को दी गई। अब दोनों के पास सेम डाटा मेंबर है, अब कास्टिंग कर दी है, तो अब हम डॉट लगा के जब एक्स को एक्सेस करेंगे तो पेरेंट का एक्सेस होना चाहिए या चाइल्ड वाला। तो यहां पर रूल आता है ये हमेशा पेरेंट वाले डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा।
ठीक, क्योंकि डेटा मेंबर्स कभी भी ओवरराइड नहीं होते। लाइक दिस। सर अगर ओवर होगा जैसे मेंबर सर आपने बताया था तो सर वही मतलब रूल ही है तो सर कि चाइल्ड का ही चलेगा वो, है ना? क्या दोबारा पूछूं, मैं समझा नहीं बेटा, आपने क्या पूछा? जैसे सर आपने बताया कि अगर चाइल्ड ओवरराइड करता है पेरेंट का फंक्शन तो क्या कहते हाँ, हैं चाइल्ड का ही चलेगा, तो सर ये रूल ही चाइल्ड के होता ऑब्जेक्ट से है ना? हमेशा चाइल्ड का ही चलेगा, या बिल्कुल सही। इसके पीछे कोई रीजन हाँ? रूल ही है क्या सर? कह रहा बेटा? इसके पीछे सर कोई रीजन नहीं है ना, रूल हाँ, ही है ना पूरी सर? कहानी है भाई, रूल नहीं है, पूरी कहानी है। पिक्चर अभी बाकी है, पूरी कहानी है। क्यों ओवरराइडिंग करते हैं, क्यों चाइल्ड वाला चला जाता है, पूरी कहानी है, स्टोरी है, हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, गाने हैं। ऐसे तो ओके बिना सर। बनाया गया है भाई। कह तो रहा हूँ, अभी मूवी का पिक्चर भी पूरी लीकेज होगा बाकी सर। है। फिर अभी मैंने ये कहा बता, फिर पेरेंट में रखने की क्या जरूरत है? ये काम तो चाइल्ड सी न्यू चाइल्ड करके भी कर सकते हैं। और इतनी देर से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, यही तो समझा रहा हूँ। पिक्चर अभी बाकी है, वो प्रॉब्लम अभी बाकी है, जिसका सॉल्यूशन था डायनामिक बाइंडिंग। और फिर डायनामिक बाइंडिंग करने का तरीका था फंक्शन ओवरराइडिंग। तो पहले फंक्शन ओवरराइडिंग करना सिखा दिया, फिर डायनामिक बाइंडिंग बता दी। प्रॉब्लम अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। फिर अपने आप समझ जाएगा कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड का क्यों चला, या कास्टिंग क्यों करनी पड़ी, ये डायनामिक बाइंडिंग क्यों आई, ये मेथड ओवरराइडिंग क्यों आई। अरे भैया, सबके पीछे रीजन है। ऐसे सुना उन्होंने सोते हुए बना दिया कि चलो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, चलो आज जावा में ओवरराइडिंग ग्रुप्स में ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट बना देते हैं। ये सब रियल टाइम एप्लीकेशन बनाते वक्त यूज होंगे, तो सिनेरियो में अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से। रूल नहीं है, रीजन है इसके पीछे के क्यों चाइल्ड का चलाया जाता है, प्रॉपर रीजन है। अभी तो सिर्फ आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग बता रहा था कि हाँ, अगर अब कास्टिंग हो गई है या चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर दिया तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड का चलता है। ये हमेशा रूल याद रखना। और क्यों चलाया जाता है ये अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको अच्छे से, बात पूरी कहानी समझाऊंगा आपको बड़े अच्छे से। ठीक, और फिलहाल मैं अभी बात कर रहा था किसकी, डेटा मेंबर्स की। तो अगर पेरेंट और चाइल्ड में सेम डेटा मेंबर्स हैं और आपने अपकास्टिंग कर दी है तो पेरेंट के वेरिएबल से हमेशा पेरेंट का ही डाटा मेंबर एक्सेस होता है, क्योंकि डेटा मेंबर्स कभी भी ओवरराइड नहीं होते, वो सिर्फ हाइड होते। ठीक है साहब, तो ये रूल्स आपको सारे समझ में आ गए, नहीं आ गए? बस वो कंडीशन तो मैं अभी बताऊंगा बेटा, वो भी बड़े अच्छे से समझ में आए। पूरी कहानी सुनाता हूं अभी। तो फिलहाल अब आपने डायनामिक बाइंडिंग होते हुए भी देख ली है और अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग ये कॉन्सेप्ट भी समझ ली। अब मैं आपको वो क्यों वाली कहानी बताऊंगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है रियल टाइम एप्लीकेशन बनाते वक्त जहां पर हमें फंक्शन ओवरराइडिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये क्वेश्चन किसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर राहुल पाल। राहुल, चल राहुल, आप कहानी राहुल पे, यार नाम बड़ा बड़ा, नाम तो सुना होगा राहुल, बढ़िया नाम है भाई, शाहरुख खान साहब का नाम है। चलो बढ़िया है। फिलहाल राहुल को लेके ये कहानी सुनाते हैं। चलो हम ना एक सिनेरियो अज्यूम करेंगे, ठीक है बेटा, कि आप सारे बच्चे मुझे मानो एक पेरेंट क्लास, ठीक है बेटा, और आप सारे बच्चे हैं चाइल्ड क्लास, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, सबकी आप सारे ऑब्जेक्ट है ना, तो आप सबके लिए भी क्लास बनेगी। ठीक है, तो इस समय 34 लोग बैठे हुए हैं आप सारे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 34 चाइल्ड हो गए अलग अलग इंडिविजुअल, तो 34 चाइल्ड क्लासेस हो गई, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 एंड सो ऑन, और मैं हो गया पेरेंट क्लास। ठीक, बट मेरे बच्चों, अभी आपके और हमारे बीच में पेरेंट और चाइल्ड की कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुई है। मैं इंडिपेंडेंट पेरेंट हूं मेरे बच्चों, और आप इंडिपेंडेंट चाइल्ड है। गॉट इट? आई रिपीट, मैंने कहा मुझे मान के चलो, मुझे ट्रीट करो एज ए पेरेंट क्लास बच्चे, और आप सारे बच्चे अपने आप को मान के चलो एक चाइल्ड क्लास, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो, बट हमारे बीच में पेरेंट और चाइल्ड की अभी कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुई। मैं इंडिपेंडेंट पेरेंट क्लास हूं और आप सारे इंडिपेंडेंट चाइल्ड क्लास हो। गॉट इट? अब जरा आगे बढ़ते हैं। सो एक दिन मैंने आपसे कहा बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, रिटायर हो गया हूं,
सारा दिन घर पे बैठा रहता हूँ, मक्खियां मारता रहता हूँ, मेरे तो हाथ पांव में जंग लग रही है। आप सारे बच्चों से मैंने बोला बेटा अगर आपका कोई काम हो तो मुझे बता दिया करो, दिन में मैं करा दिया करूंगा। आप तो ऑफिस चले जाते हो, जैसे बिजली का बिल जमा कराना हो या बैंक से ड्राफ्ट बनवाना हो, पैसे जमा करवाने हो, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी काम हो मुझे बता दो। आप तो 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं, दिन में आपको टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपका काम करवा दिया करूंगा, तो थोड़ा मेरा चलना फिरना भी हो जाएगा। तो मैंने आपसे ऐसे एक रिक्वेस्ट करी। तो आप बच्चों ने कहा ठीक है सर, आपको सेवा का मौका जरूर देंगे। तो एक दिन मुझसे ये राहुल साहब बोले सर मुझे ना बैंक से एक ड्राफ्ट बनवाना है और वो बनेगा 12 बजे, बैंक तो 10 बजे के बाद खुलता है, बट मुझे तो 10 बजे तक ऑफिस ही पहुंचना होता है। तो सर मैं बैंक का ड्राफ्ट में नहीं जा पा रहा हूँ ड्राफ्ट बनवाने के लिए, क्या सर आप मेरा बैंक का ड्राफ्ट बनवा देंगे? मैंने कहा ठीक है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बनवा दूंगा, आप मुझे स्टेप बता दीजिए। तो इसने कहा सर मैं अपनी क्लास में एक फंक्शन बना रहा हूँ, गेट बैंक ड्राफ्ट, सुनते जाना ध्यान से, और उसमें मैं सारे स्टेप लिख दूंगा, बस आपको ये फंक्शन 12 बजे चला देना। टेक्निकली अगर से हम बात करें तो राहुल ने अपनी क्लास के अंदर एक मुझे मेथड बना दिया गेट बैंक ड्राफ्ट, और उसके अंदर बैंक का ड्राफ्ट बनाने का कोड लिख दिया और कहा सर आप इसे बस 12 बजे कॉल कर देना, आप इसे 12 बजे कॉल कर देना। और ऐसा कह के राहुल ऑफिस चला गया और शाम को वापस आया और कहने लगा सर वो मेरा ड्राफ्ट बन गया। मैंने कहा नहीं बेटे ड्राफ्ट तो नहीं बन पाया। क्या सर आप तो कह रहे थे काम करा दोगे, आपने कराया नहीं। मैंने कहा बेटे मैं आपका फंक्शन कैसे कॉल करता, क्योंकि आपके फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे उसका नाम मालूम होना चाहिए और मुझे तो आपके फंक्शन का नाम ही नहीं मालूम। और क्यों नहीं मालूम, क्यों? क्योंकि राहुल थोड़ी ना मेरा स्टूडेंट है, बाकी 34 लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं। कोई मुझसे सब्जी मंगवाएगा, कोई मुझसे बिल जमा करवाएगा, तो सब लोग अपने अपने नाम से अपनी अपनी क्लास में मैथड बना देंगे, बस कॉल मुझे करना होगा क्योंकि स्टेप तो आप ही बताओगे टेक्निकली अगर हम बात करें तो। और मुझे क्या आप सबके फंक्शंस के नाम मालूम होंगे? सवाल ही नहीं उठता। और जब तक आपके फंक्शन के नाम मुझे नहीं मालूम होंगे तब तक मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या हो गई, मेरे तो इतने सारे स्टूडेंट हैं, कोई मुझसे बिल जमा करवाएगा, कोई सब्जी मंगवाएगा, कोई कुछ काम कराएगा, तो ये सब इन सब काम को करवाने के अपने पर्सनल मेथड बना देंगे और मैं कहां तक इतने सारे मेथड के नाम याद रखूंगा, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को आया एक आइडिया, मैंने कहा क्यों ना मैं बच्चों को मेथड का नाम मैं दे देता हूं और उसमें कोड बच्चों से लिखवा लेता हूं। यार आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि नाम मैं दूंगा बच्चों को सबको, तो नाम तो मुझे पता ही होगा ना मैंने दिया है, और कोड आप बच्चे लिखोगे उसके अंदर, तो नेचुरली काम तो फिर आप ही का होगा, काम तो फिर आप ही का होगा। और मैंने ऐसा ही किया, मैंने अपनी क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया डू सम टास्क, और आप बच्चों से कहा बेटा ये लो मुझसे ये मेथड ले लो और आप इसमें अपनी अपनी पसंद का सब कोड लिख दो, सबके पास मेथड सेम नाम से रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब ये मेथड का नाम मैं आपको दूंगा और आप सब इसमें अपने अपने हिसाब से कोड लिख दोगे, कोई मुझसे सब्जी मंगवा लेगा, राहुल बैंक का ड्राफ्ट बनवा लेगा, कोई कुछ करा लेगा। तो अब आपको ये मेथड आपकी क्लास में आना चाहिए। तो आपको लगता है आपके और हमारे बीच में पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप बननी चाहिए, तो आप सबको अब मेरी क्लास को इनवाइट करना पड़ेगा, ठीक? और फिर ये डू सम टास्क मेथड सबकी क्लास में पहुंच जाएगा। सबने राइट कर लिया, राहुल की क्लास में भी आ गया और राहुल ने इसे ओवरराइट कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरराइट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेथड है ना, काम तो मुझे आपका करना है ना, इज इट क्लियर? तो आप सबने इसे ओवरराइट किया, तो जरूरत पड़ी ना ओवरराइडिंग की। यहाँ पे सुनते जाना, जरूरत पड़ी किसकी? ओवरराइडिंग की। तो सबने इस मेथड को ओवरराइड किया और अपना अपना टास्क परफॉर्म कर दिया, ठीक है? अब जब राहुल ने इसे ओवरराइड कर दिया, इसमें बैंक का ड्राफ्ट जमा कराने का कोड लिख दिया। अब अगले दिन राहुल मुझसे ऑफिस जाकर कहता है सर अब तो मेथड का नाम आपको मालूम है, पिछली बार तो बहाना मार दिया था, अब तो चला देना। और राहुल ऐसा कह के ऑफिस चला गया। मैंने कहा हाँ बेटा तो मालूम है, कॉल कर दो, तू जा बिंदास जा। अब ये शाम को वापस आया और कहने लगा सर वो मेरा बैंक का ड्राफ्ट जमा होगा। मैंने कहा नहीं बेटा। क्या सर? वो फिर गुस्सा हो गया। मैंने कहा गुस्सा नहीं बेटा, मैंने वो मेथड तो चलाया था,
लेकिन मैंने अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पे मेथड चलाया तो वो मेरा, मैंने अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पे चलाया था तो वो मेरा चल गया, जबकि चलाना तो राहुल की क्लास का मेथड था। तो मैंने कहा बेटा अगर तेरी क्लास का मेथड चलाना है तो मुझे ना तेरी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पे चला दिया तो मेरा चल गया, चलाना तो तेरा था, काम तो तेरा करना था। राहुल ने कहा ठीक है सर, कल जाते हुए मैं आपको अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट दे दूंगा, तब तो चला दोगे। मैंने कहा हाँ बेटा चिंता ना कर, फिर तो मैं चला दूंगा। अब राहुल अगले दिन ऑफिस जाते हुए अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट मेरी तरफ फेंकते हुए गया और चला गया, और शाम को फिर वापस आया और आके कहने लगा सर वो ड्राफ्ट मैंने कहा नहीं बना। राहुल और गुस्सा हो गया। अब क्या हुआ, मैंने कहा बेटा जो आपने ऑब्जेक्ट फेंका था वो कैच नहीं मैं कर पाया, कैच छूट गया। अब कैच की छूटा, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप जानते हो ऑब्जेक्ट तो भागता नहीं, ऑब्जेक्ट एक बफर है, भागता तो रेफरेंस आईडी है। तो मेरे पास राहुल की क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा, और रेफरेंस को कैच करने के लिए रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। रेफरेंस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए उसकी क्लास का नाम चाहिए, और मुझे राहुल की क्लास का नाम नहीं मालूम भाई, मेरे तो 34 चाइल्ड हैं, सब लोगों ने अपने अपने नाम से क्लास बना रखी है, मुझे क्या पता सबके नाम क्या है। और जब तक मुझे उसकी क्लास का नाम नहीं मालूम होगा तब तक मैं उसका वेरिएबल नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, वेरिएबल डिफाइन नहीं कर पाऊंगा तो उसका रेफरेंस कैसे कैच करूं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत आ गई, फंस गया भाई मैं तो, मुझे तो इतने सारे मेरे बच्चे हैं, सबकी क्लासेस के नाम कहां पे क्या करता फिरूंगा। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैच कर लूं, और यहां बना दी गई अपकास्टिंग। मुझे मेरी क्लास का नाम तो मालूम है ना, तो मैं उसका रेफरेंस वेरिएबल तो डिफाइन कर सकता हूं ना। गॉट इट, मैंने ये रूल बना दिया। अच्छा राहुल बस एक मौका और दे दे। राहुल अगले दिन गया, मेरी तरफ ऑब्जेक्ट फेंका उसने, और मैंने अपने रेफरेंस वेरिएबल में उसे कैच कर लिया। जरूरत किसकी पड़ी, अप कास्टिंग की, जरूरत पड़ी नहीं पड़ी अप कास्टिंग की, तो मेरे पास आ गया। अब जब राहुल चला जाएगा 12 बजे मैं अपने वेरिएबल से जब मेथड चलाऊंगा तो आप ही बता दो चाइल्ड वाला चलना चाहिए मेरा या पेरेंट वाला चलना चाहिए। अप कास्टिंग में बताओ किसका चलना चाहिए, मेरा या राहुल का। जो तो राहुल का मेथड चलना चाहिए ना, तो अब कास्टिंग करने के बाद मेथड किसका चलाया जाता है, चाइल्ड का। क्यों राहुल साहब, समझ में आ गया कि आप ही का तो काम करना था, तो आपका मेथड ही चलेगा। नीड आई। तो एक्चुअली में ये जो सारा दाना दाना बुना गया है ना अब कास्टिंग का, यहाँ मैंने अब कास्टिंग भी करी, मेथड ओवरराइडिंग भी। अब देखो यहाँ आएगी डायनामिक बाइंडिंग। अब जरूरी थोड़ी ना है कि केवल मुझे राहुल ही अपना ऑब्जेक्ट देगा, और भी तो बच्चे हैं, है ना। तो कोई भी मुझे अपना ऑब्जेक्ट देगा, जो रन टाइम पे मुझे अपना ऑब्जेक्ट देगा मैं उसी के मेथड से बाइंडिंग करूंगा। रन टाइम पे जो मुझे ऑब्जेक्ट देगा मैं उसी के मेथड से बाइंडिंग करूंगा। मुझे कंपाइल टाइम पे तो पता ही नहीं है तो रन टाइम पे किसका ऑब्जेक्ट मेरे पास आने वाला है। मेरे इतने सारे चाइल्ड हैं, इसलिए कंपाइल टाइम बाइंडिंग तो यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंपाइल टाइम पे मुझे पता ही नहीं होता कि किसका ऑब्जेक्ट आने वाला है। मे बी आज राहुल का है, मे बी किसी और बच्चे का आएगा, मे बी कार्तिका का आएगा, मे बी दानिश का आएगा, मे बी मोहम्मद अफजल का आएगा। इतने सारे बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, कोई भी अपना ऑब्जेक्ट फेंक सकता है ना। तो जिसका रन टाइम पे ऑब्जेक्ट आएगा उसी के मेथड से बाइंडिंग कर दूंगा, जिसका रन टाइम पे ऑब्जेक्ट आएगा उसी के मेथड से बाइंडिंग कर दूंगा। तो किसकी जरूरत पड़ी, डायनेमिक बाइंडिंग की जरूरत पड़ी यहाँ पर। तो आप देखो जो मैंने पूरी कहानी सुनाई इसमें मैंने अपकास्टिंग भी कराई, मेथड ओवरराइडिंग भी कराई, डायनेमिक बाइंडिंग भी होते हुए दिखाई। और एक्चुअली ये जो सारा ताना बाना बुना जाता है ना, ये बुना जाता है जब कंडीशन आती है ये वाली, काम किसी और का करना किसी और ने। जब जब ये सिचुएशन आएगी तब तक जरूरत पड़ेगी मेथड ओवरराइडिंग की, डायनेमिक बाइंडिंग की और अपकास्टिंग की। जिसने काम करना होगा वो मेथड देगा, जिसका काम होगा वो ओवरराइड करेगा, और चलाएगा वही जिसने काम करना है, जिसने मेथड दिया होता है। तो बस ये लाइन याद रखना, काम किसी और का करना किसी और ने। जब जब ये सिचुएशन आएगी तब तक हमें मेथड ओवरराइडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, अपकास्टिंग की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल सुनो, हम जावा में आपको थ्रेडिंग पढ़ाएंगे। थ्रेड ना जेवीएम को स्टार्ट करनी आती है तो जेवीएम स्टार्ट करेगा, बट यार उस पर काम हमारा होना चाहिए। काश हमारे को थ्रेड शुरू करने की परमिशन होती तो थ्रेड शुरू करते ही मैं उसके ऊपर अपनी पसंद का कोई मेथड कॉल कर देता। बट थ्रेड्स आर स्टार्टेड बाय द जेवीएम, पर उस थ्रेड पे काम हमारा होना चाहिए। तो क्योंकि जेवीएम उसे स्टार्ट कर रहा है तो जेवीएम ही फिर हमारा काम करेगा। तो सिचुएशन आई, काम हमारा करना जेवीएम को पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जावा ने हमें एक मेथड दिया, कहा ले भाई प्रोग्रामर तू थ्रेड पे जो भी काम करना चाहता है ये मेथड, इसको ओवरराइड कर दे और फिर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें दे दियो, और हम थ्रेड के शुरू करते ही और तेरे ऑब्जेक्ट पे तेरा ही मेथड चला देंगे। तो जरूरत पड़ी ना, तो जावा ने बाकायदा थ्रेडिंग का एक मेथड दिया है जिसे हम सारे प्रोग्रामर ओवरराइड करते हैं। उसमें वो कोड लिख देते हैं, थ्रेडिंग भी कराना चाहते हैं।
फिर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट जेवीएम को देते हैं, जेवीएम थ्रेड शुरू करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे हमारा मेथड चलाएगा। अब मेथड तो जेवीएम ने दिया है, नाम उसे मालूम है, ऑब्जेक्ट मेरा है तो मेरा चलेगा। अब बताओ जब जेवीएम को आप अपना ऑब्जेक्ट दोगे तो क्या जेवीएम को आपकी क्लास का नाम मालूम होगा? नहीं, बट उसे अपनी क्लास का नाम तो मालूम होगा ना, तो वो किसमें कैच करेगा? पेरेंट के अंदर। जरूरत पड़ेगी किसकी? ओवरराइडिंग की, डायनेमिक बाइंडिंग की, अपकास्टिंग की। अब जेवीएम के पास जो प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट देगा उसी के मेथड से बाइंडिंग करेगा, जो प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट फेंकेगा उसी के मेथड से बाइंडिंग करेगा। तो आप देखना आज के बाद इस चीज को गांठ बांध लेना कि जब भी हम जावा से लेके कोई मेथड ओवरराइड करेंगे उसे हम कभी खुद कॉल नहीं करेंगे, कॉल वही करेगा जिसने हमें दिया है। सोचो अगर हमें ओवरराइड करके वो मेथड खुद ही चलाना है तो फिर खाली नाम ही तो ले रहे हैं, फिर तो हम किसी भी नाम से मेथड बना के उसको काम कर सकते हैं। याद रख लो, गांठ बांध लो, जब भी हम जावा से हम मेथड को लेकर ओवरराइड करेंगे हम नहीं चलाएंगे, हम कभी भी उस मेथड को नहीं चलाते, हमेशा वही चलाएगा जिसने मेथड दिया है, क्योंकि उसने काम करना है, काम हमारा, हमसे कह रहा है ले तू ओवरराइड कर। ऐसी अब जावा के सारे टॉपिक में मेथड लेने वाले हैं, सब में ओवरराइड करने वाले हैं। अब आई समझ में कहां जरूरत पड़ती है काम किसी और का, करना किसी और ने। और गांठ बांध दो, जब भी आप कोई मेथड ओवरराइड करोगे आप कभी लाइट टू से कॉल करने वाले नहीं। सोचो अगर चाइल्ड से शो लेके मैंने ही चलाना था तो फिर क्या फायदा। अभी तो आज मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आगे चल के यही शो मैं पेरेंट से चलता हुआ दिखाऊंगा। पेरेंट ने हमें शो दिया, हमने ओवरराइड किया, चलाएगा वही, काम हमारा, करेगा पेरेंट, आगे चल के दिखाऊंगा। आज तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक। तो जब भी हम जावा से कोई मेथड लेते हैं ओवरराइड करते हैं, हम उसे कभी नहीं चलाते, क्योंकि काम हमारा होता है, करना जावा को पड़ता है। इसी वजह से वो मेथड देता है, हम ओवरराइड कर देते हैं, फिर हम अपना ऑब्जेक्ट उसे फेंकते हैं तो वो अपकास्टिंग करता है और जिसको ऑब्जेक्ट जाता है उससे बाइंडिंग करता है। ऐसे होती है कहानी। ये एग्जांपल मेरा याद रखना चाहिए। चलो फिलहाल टाइम हो गया, बाकी कहानी कल आपके साथ अच्छे से डिस्कस करें, ठीक है? थैंक यू सर। ओके।